नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी सिंह आपका स्वागत करता हूं द चैंपियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 24 मई 2026 को यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होना है। ऐसे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिनके आने की संभावनाएं प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। मार्च 2025 में यूनियन कैबिनेट ने एक ऐसी इंसेंटिव स्कीम चलाई थी जो लो वैल्यू भीम ऐप ट्रांजैक्शन को इंसेंटिवाइज करती थी। इसमें कहा गया था कि यदि 2000 रुपये तक का कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है तो 0.015% पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। और ये जो पेमेंट होना था, ये जो मर्चेंट बैंक्स हैं उसको होना है ये परसेंट। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन एम है, वो है क्रेडिट थ्रू डिजिटल फुटप्रिंट। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो डिजिटली यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकें और कैश इकोनॉमी को कम किया जा सके। इसलिए ये इंसेंटिव स्कीम चलाई गई थी। देखिए, हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको जानना ज़रूरी होगा। प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी डाल देता है, जहाँ उस टॉपिक से रिलेटेड जो बैकयार्ड में कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा होता है, वो क्वेश्चन वहाँ से पुट अप कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर भीम ऐप की बात हो रही है यहाँ पे। तो भीम ऐप क्या है? भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी है। ये 2016 में लॉन्च किया गया था और इसका जो एम था वो कैशलेस पेमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन था। और इसको डिज़ाइन किया गया था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है क्या? तो बेसिकली ये आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था और एक ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है सभी तरीके की रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स को करने के लिए। देखिए, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और रजिस्टर्ड होती है सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। और इसका जो मेन एम है वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करना है जिससे कि बैंकिंग सिस्टम फिजिकली एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिकली स्टैब्लिश हो सके। एनपीसीआई ने अपना खुद का एक पेमेंट प्रोडक्ट रुपे कार्ड भी लॉन्च किया है। एक दूसरा इनका प्रोडक्ट चल रहा है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। दूसरा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं और आरबीआई को ऐसा करने की जो पावर है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग आती है। और ये जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं वो सभी तरीके के कमर्शियल बैंक्स पे लागू होंगी, रीजनल रूरल बैंक पे लागू होंगी, स्मॉल फाइनेंस बैंक पे होंगी, लोकल एरिया बैंक्स पे होंगी और सैलरी अर्नर बैंक्स को छोड़ के सभी प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स पे लागू होंगी। प्राइमरी सेक्टर होता क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर होता क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट या आरबीआई कंसीडर करती है कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए और उनको दूसरे सोर्सेज से लोन मिलना आसान नहीं होता है, तो इसीलिए उनको प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं। कुछ कैटेगरीज प्रायोरिटी सेक्टर्स की बनाई गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए, एजुकेशन के लिए, हाउसिंग के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और डिफरेंट कई और जो कैटेगरीज हैं वहाँ पे भी प्रायोरिटी सेक्टर में बैंक्स को जो लोन देना होता है। बहुत ज़्यादा और इसमें इम्पॉर्टेंट लग नहीं रहा कुछ भी। यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा कि वीकर सेक्शन को डिफाइन किया गया। पहले वीकर सेक्शन में मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स आते थे, डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स भी रहते थे, आर्टिशंस रहते थे, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स रहती थी, SC/ST जो कम्युनिटीज़ के लोग थे वो थे, पर्सन विथ डिसेबिलिटी थे और माइनर कम्युनिटीज़ थे जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम नोटिफाई करती रहती है। इस बार पहली बार ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया गया है वीकर सेक्शन में। तो बेसिकली 4 कैटेगरी बनाई गई हैं PSL के लिए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए। पहली कैटेगरी हमारे पास है जनरल कैटेगरी है, दूसरी एग्रीकल्चर कैटेगरी है, तीसरी माइक्रो एंटरप्राइजेस की कैटेगरी है और चौथी वीकर सेक्शन की कैटेगरी है। डिफरेंट बैंक्स के लिए अलग टारगेट सेट किए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक और कमर्शियल बैंक्स और ऐसे फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 ब्रांचें हैं इंडिया में, उनको प्रायोरिटी सेक्टर का 40% देना है। वहीं पे ऐसे बैंक्स जिनकी 20 ब्रांचेस से कम है उनको भी 40% देना है। रीजनल रूरल बैंक को 75% देना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% देना है। सब कैटेगरीज हैं। कई बार आपसे सब कैटेगरी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एग्रीकल्चर सबसे बड़ी कैटेगरी है जिसमें 18% तक लोन
प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन में 12% का लोन दिया जाना होता है। एक नया इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो एडिशन हुआ है, जैसे NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को भी अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत शामिल किया गया है। मीन्स कि अब NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में पैसा देना होगा। एक रिसेंट रिफॉर्म हुआ है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स जारी करे जाते हैं। और मान लीजिए कि कोई बैंक है, SBI है, SBI ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट से ज़्यादा प्रायोरिटी सेक्टर में लोन दे रखा है, लेकिन दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसने नहीं दे रखा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए SBI से वो सर्टिफिकेट्स खरीद सकता है। तो ये एक नई कैटेगरी है, ये एक नई जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी आपको बताना ज़रूरी है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट 2016 में लॉन्च की गई थी और इसका बेसिक जो पर्पस था वो ये था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स को के अचीवमेंट्स को या फिर उसको जो उसके अचीवमेंट्स है उसको आसानी से बैंक्स जो है फुलफ़िल कर सकें। थैंक यू। आशा करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने टॉपिक समझाए हैं ये बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आपको UPSC में इनसे लाभ मिलेगा। धन्यवाद।